हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब, वो एक रिवीजन चैप्टर है। रिवीजन चैप्टर से मेरा क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और अब जो है आज जो है हम रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन क्या क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई हम लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 3 या लेक्चर 4 जितने भी लेक्चर हुए होते हैं टिल ओलंपियाड लेवल, यानी कि इंट्रोडक्शन से ओलंपियाड लेवल तक का सफर जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा तय करने वाले हैं या ट्रेवल करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी से, कि हमारी जर्नी जो है वो चलने वाली है। राइट, सो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए या रिवीजन को आज जो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मैं बता दूं कि हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे जो कि आज रिवीजन है। राइट, सो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है और चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ और उसके साथ साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी। राइट, और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इसी टीम के साथ बने रहिए, इसी टीम के साथ अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखिए या उसको परमानेंट रखिए। और परमानेंट रखते रखते जो है भाई कि क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए हमारे साथ बने रहना है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वारा या हमारी फैकल्टी टीम द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल आप लोगों को देखना है, तो जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ग्रुप्स को ज्वाइन करना होगा और ज्वाइन करने के बाद हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल वहां आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे ही आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए, यानी कि मुझे मेरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इस मटेरियल को बनाना है, तो क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहां इन दोनों पैकेजेस में से जो भी पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता है उसको चूज कर लीजिए। पेमेंट गेटवे पर जाते जाते आप लोग एके लाइव कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि इट विल गिव यू अ स्ट्रेट अवे डिस्काउंट ऑफ 30% which will make you eligible for a beautiful discount, which is exactly going to reduce your particular sum amount, which is going to be 3500 and 9000 को रिड्यूस करके फाइनली आप लोगों का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6300 एंड देन कमिंग अप टू द नेक्स्ट अमाउंट इज 2450। राइट, 2450 रुपए या फिर 6300 रुपए का वो पैकेज आप लोगों को फाइनली पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से जो पेमेंट गेटवे आप लोगों को चूज करना हो उसको चूज कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी अगर आप लोगों को आ रही है तो ऊपर और नीचे दिए हुए दोनों नंबर्स में से जिस नंबर पे आप चाहें उस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एंड फाइनली बात करने के बाद जो है आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए आज का प्रॉमिस, या फिर यूं कहिए कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर वाली जो हमारी रेगुलर रिचुअल है उसको हम पूरा कर लेते हैं, उसको हम बोल लेते हैं और ऐसा साबित कर देते हैं कि सर हमने जो है ये रिचुअल कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज हमें आगे क्या होने वाला है ये बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों को यार ऐसा मैंने बोला कि रिवीजन वाला लेक्चर है और ये हमारी प्रथा जो थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई थोड़े से क्वेश्चन करा के या एक दो क्वेश्चन करा करके फ्लो बनाना है और उसके बाद फिर बताना है कि रिवीजन में क्या हम लोगों ने करना है। तो यार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है विच इज स्पेसिफाइंग समथिंग, तो उसको एक बार फटाफट से पढ़ लो एंड जस्ट टू मेक यू पीपल वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, ये एक दो क्वेश्चन मैंने यहां पर एड ऑन या इंडल्ज किए हैं, तो प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ भाई काउंसिल को कुछ एक पर्टिकुलर कोड दिया है, ऑल्सो गाइडेंस का कोड आपसे पूछा हुआ है। राइट, तो क्या करना है, मतलब एक बेसिक टिप बता देता हूं। काउंसिल का एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है, टाइप 2 का क्वेश्चन है जहां पर हमने कहा था आपको अल्फाबेट सिमिलैरिटी हमें ढूंढनी है। तो अल्फाबेट सिमिलैरिटी देखो यार एक बार क्या कहती है अल्फाबेट सिमिलैरिटी, ये मुझे देख करके बता दो। ठीक है, ठीक है, क्या सिमिलैरिटी कह रही है कि भाई कुछ कोड मुझे बना के दिया हुआ है, अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखता हूं ना तो सी का कोड, अच्छा इंक, ओहो ये इंक चेंज करना इज लाइक अनदर टास्क फॉर मी दीज डेज, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, सो क्या है भाई, ध्यान से अगर आप इसको देखते हो तो सी इज कोडेड एज बी, ऐसा लिखा हुआ है, ओ इज कोडेड एज आई एंड देन यू इज कोडेड एज टी एंड देन एन इज कोडेड एज कितना, आई, उसके बाद एस ई और
एल का कोड कुछ जनरेट किया हुआ है, तो एस को अगर मैं कोड करता हूं तो इट बी आर, है ना, डायरेक्टली आर है। ई का कोड मेरे पास ए दिया हुआ है, यहां कोडिंग थोड़ी सी घूम गई बॉस, और एल का कोड जो है मुझे के दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं भाई, थोड़ा सा इस गैप को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि दिस कोड इज गिवन लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। तो अगर मैं इस कोड को यहां ध्यान से देखता हूं तो सी इज कोडेड एज बी, ओ इज कोडेड एज आई। अगर मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज याद है तो सी को मैंने बी कोड किया, दैट मींस दिस इज 3 एंड दिस इज 2। क्लियर है? ओ की अल्फाबेटिकल कोडिंग अगर मुझे याद है तो मुझे पता है कि ये 15th पोजीशन पे है, और आई का अल्फाबेटिकल पोजीशन मेरे पास 9 है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? टी का अल्फाबेटिकल पोजीशन 20 मेरे पास है। उसके बाद अगर मैं यू की बात करता हूं तो एच, टी और यू आता है, दैट मींस 19 और 20 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, क्या है 19 और 20? बाकी के कोड बना लो यार एक बार, है ना, फटाफट से बनाओ। ठीक है भाई, तो अगर मैं यू तक जाता हूं और उसके बाद मुझे ये पता चलता है बॉस, सॉरी मैं एक थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 19 कोड नहीं होता यू का, यू इज हैविंग 21 कोड, टी और यू, है ना। तो क्या हुआ, कोड इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। उसके बाद फिर मैं वापस यहां आता हूं और मुझे दिखता है कि भाई वापस से 9 कोड बना हुआ है। किसका 9 कोड दिया हुआ है? अच्छा मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया शायद, अच्छा रिवर्स हुआ है ना कोड, ठीक है। u इज 21, t इज 20, n का अगर मैं कोड देखता हूं मेरे सामने तो n इज 14। ठीक, m के जस्ट आगे आता है, m का पोजीशन 13, n का 14, s इज अगेन 19 मेरे पास, और मेरे पास 19 के हिसाब से जो कोड है दैट इज 18। तो एक सिमिलैरिटी सी बन रही है, और उसके बाद E का जो मेरे पास कोड है दैट इज 5 एंड देन मेरे पास 1 का कोड जनरेट हो रहा है, और उसके बाद L के हिसाब से मेरे पास कोड इज 12 एंड यहां पर अगर मैं देखता हूं तो K मेरे पास है, I, J और K यानी कि 11th पोजीशन। ठीक है, क्या हुआ, 3 से 1, 15 से 9, फिर 21 से 20, यानी कि यहां देखो बेटा, अभी समझ में आ रहा है कुछ? और एक इधर वाला कोड देखो, इन कोड्स में यानी कि 1 3 5, 1 3 5 और 7 के अंदर -1 का लॉ लगा हुआ है। और अगर मैं इधर आता हूं तो इधर क्या है भाई, इधर देखो 15 14 और 5 9। एक सेकेंड रुको, दिस इज 15, दिस इज 9, देन यू मूव ऑन टू n, दिस इज 14। अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ कोड मेरा जनरेट किया हुआ है, क्लियर है, मुझे समझ में आ गया क्या करना है मुझे। ठीक है, यहां थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है, बट एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो 15 और 9 आपका 6 हो गया, यहां पर 9 और ओके, यार यहां मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है। काउंसिल आई एल, आई एल, आई और ए, 9 और 1, 8 होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड, 5 और 1, 8 4 15 9, 9 और 1 इज 5। ठीक है, 5 और यहां पर आपका 6 6 5 4। ठीक है, हो गया 6 5 4। समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहां पर आपका 6, यहां पर 5 और यहां पर 4। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, तो 2 4 और 6 के अंदर आपका रिड्यूसिंग कोड था, यानी कि 15 और 9 का डिफरेंस इज गोइंग टू बी 6, कॉमा 14 और 9 का डिफरेंस इज गोइंग टू बी हाउ मच? जल्दी बताओ भाई, यहां पर 6 14 और 9 का डिफरेंस अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 5। ठीक है, सॉरी, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। 14 और 9 का डिफरेंस अगर मैं देखता हूं
तो मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंस जो आ रहा है, दिस इज 5 and 6, कूल। दिस इज 9 + 1 is 10 and 4 5, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 4, ठीक। ऐसा कुछ कोडिंग जनरेट हो रही है। यहां देखते हैं 3 3 6 और एक 7, 3 3 6 7 और एक 8, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड बन गया ना, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 के अंदर आपको मिलेगा -1 का कोड। इससे भी करोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद 2 4 6 और 8 के अंदर आपको इस तरीके से कोड बनाना है, दिस इज 6 5 4, तो यहां पर डेफिनेटली 3 का डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर है? 1 3 5 7 में -1 का कोड लगाना है, तो -1 अगर आप करते हो यानी कि 7th पोजीशन से आप आगे बढ़ते हो। क्या करते हो? 7th पोजीशन से अगर आप आगे बढ़ते हो तो -1 के हिसाब से यू शुड बी ऑन 6th पोजीशन, दैट इज गोइंग टू बी एफ यू में आपने क्या करा, 6 का डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था? 6 का डिफरेंस था। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, यू की पोजीशन इज 21, 21 में से 6 आपको उड़ाने हैं। कितने उड़ाने हैं? 6 आपको उड़ाने हैं। तो 21 - 6 अगर आप करते हो तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 15, यू विल बी गेटिंग 15, एंड 15 का पोजीशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बस 15th नंबर पे ओ होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए। आगे भी कोड चेक करने पड़ेंगे। आई जो है रिड्यूस होगा और 8 तक आएगा, दिस इज एच, ठीक है बॉस। आगे और देखना चाहिए, बट ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर, ऐसा मैं डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। ऐसा मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 6 भी मैं चेक करता हूं तो अगेन बात वही है। क्या है बात? वही है कि दिस विल बी, सॉरी, दिस विल बी व्हाट, कितना डिफरेंस जो है आना चाहिए आपके पास। ए का डिफरेंस शुड बी -1, ए की पोजीशन में से -1 कर दोगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो मैं बता देता हूं आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपने ऑप्शन ले लिया और आप जो है अभी सॉल्व कर लो इसको। अगला सवाल, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या हुआ ऐसा समझ में आ रहा है क्या बॉस? मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं ना बॉस? कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है एंड न्यूज़पेपर के पास कुछ और है। कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन है, अगर कॉन्फ्रेंस कोई बंदा कर रहा है तो वो चेयरमैन कहलाएगा, ऐसा कुछ लिंक बिठाया हुआ है। जल्दी से देख लो यार इस क्वेश्चन को, है ना? जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को कि क्या सीन बैठता है। ठीक, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के साथ साथ एक्चुअल ये भी पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है ना? तो लिंक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगर लिंक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ लेते हैं। कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है, तो कॉन्फ्रेंस का हेड आपको अगर मैं बताऊं तो कौन होता है भाई? चेयरमैन होता है। उसी हिसाब से न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन डिस्ट्रीब्यूटर की होती है, प्रिंटर की होती है, रिपोर्टर की होती है, ये बता दो मुझे। ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लिंक जो है इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है।
तो आप क्या कहोगे भाई कि एडिटर जो होता है ना, एडिटर इन चीफ या एडिटर जो होता है, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस एडिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एडिटर इज गोइंग टू बी द फाइनल वन, ठीक है, क्लियर, क्लियर बॉस। तो ऐसा आप लोग को मान के चलना पड़ेगा कि एडिटर इज गोइंग टू बी द फाइनल वन फॉर यू पीपल। So I hope your question आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। And now we are going to do the revision of this particular chapter, जहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजें पता होनी चाहिए कि भाई रिवीजन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो रिवीजन से पहले हमारे पास ये सारी चीजें, हमारे जो है क्या बोलते हैं उसको, हमारे क्लोजेट में देयर शुड बी दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद अस इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी रिवीजन। यानी कि मुझे क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। फिर मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चंस में कर रहा हूं तो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी होंगी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज डू विजिट दोज chapters and do very carefully visit them, क्योंकि रिवीजन करने का मतलब यही होता है कि मैंने ऑलरेडी जो है सारी क्लासेस जो है आपकी पढ़ी हैं एंड आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग द रिवीजन, क्योंकि मैंने जो है सारा का सारा अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ साथ जो है बाकी चीजें मुझे कर लेनी है। ठीक है बस, तो इसी तरीके से करते रहो और मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि आप लोग ऐसा कर भी रहे होगे। तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन। ठीक, चलिए यार, सबसे पहले जो हमने चीज देखी थी ना, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा था और उस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीजें देखी थी कि भाई मुझे जो है बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन, सिमिलैरिटी, अल्फाबेट्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और रिलेशन किस तरीके से खेले जाते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक काइंड ऑफ रिलेशन वाली चीज बताई थी कि काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है। कि भाई इस एग्जाम्पल से मुझे पता चलता है कि अजय जो है राम का बेटा है। क्यों? क्योंकि सन टू राम लिखा हुआ है, यानी कि सन ऑफ राम भी होता तो भी मुझे पता होता कि राम का बेटा है कौन? अजय। तो इसका मतलब राम कौन है? राम कौन है? अजय का फादर है। ऐसा मुझे एक रिलेशन पता चला इन दोनों के बीच में, पिताजी और बेटे का, यानी कि पापा और सन का रिलेशन है। उसी तरीके से अजय इज सन ऑफ राम मैंने आप लोगों को बताया। और फिर एक रिलेशन मैंने जो है एनिमल्स के बीच में आप लोगों को बताया, जो हमारे पैट डॉग होते हैं, डॉग्स होते हैं एक्चुअली, उनके बीच के रिलेशन को मैंने बताया कि भाई अगर एक डॉग है और सामने पपी लिखा है तो दैट मीन्स डॉग जो है वो पप्पी से कैसे रिलेटेड है कि भाई ये जो है यंगर वन होता है और ये जो है जो एल्डर वन जिसे हम कहते हैं, यहाँ बड़ा, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको ऐसा कुछ कहा गया है कि भाई इनके घर में अगर कोई सबसे बड़ा होगा तो उसको डॉग कहा जाएगा और सामने वाले को पपी कहा जाएगा। अगर आप लोगों ने इस चीज को नोट नहीं किया तो प्लीज ड्यूली नोट दिस इन योर कॉपीज। आई एम गिविंग यू अ मोमेंट ऑफ टाइम जहां पर आप इसको आराम से लिख लो भाई। ठीक है, इसको लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने उसको ध्यान से देखते रहो, है ना, और आगे बढ़ो। फिर मैंने आप लोगों को कुछ और रिलेशंस बताए थे जहां पे वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई एक वर्कर और टूल के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे बात करी थी और आप लोगों को मैंने ये समझाया था कि भाई टूल और एक्शन में क्या क्या रिलेशन होता है, यानी कि अगर कोई टूल है तो उससे आप क्या काम कर सकते हो ये भी डिफाइंड होता है।
ये भी एक प्रोसेस होता है जहां पर ये बताया जाता है कि बॉस अगर कोई एक नाइफ है तो उस नाइफ से मैं सिर्फ कटिंग कर सकता हूं। अगर कोई एक फिल्टर है तो उससे या उसको बेसिकली प्योरिटी के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को एक और रिलेशनशिप बताई थी जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के अंदर भी कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है। फिर अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से तो हमने और भी सारी चीजें करी थी या और भी सारे डिस्कशन किए थे जहां पर फिर से मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। तो उसको या उस तक पहुंचने के लिए पहले फटाफट से उसको नोट कर लो यार, है ना। प्लीज नोट दोज थिंग्स वेरी केयरफुली। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। सॉरी, फिर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था जहां पे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई मेल और फीमेल के बीच में भी एक रिलेशन होता है या फीमेल और मेल के बीच में भी एक रिलेशन होता है, जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि अगर कोई सन है तो एक डॉटर भी होगी, अगर एक जेंटलमैन है तो दूसरी जो है लेडी होगी। यानी कि एक बेसिक आपको मैं बताता हूं कि भाई मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि अगर एक मम्मी पापा है और उनका एक बेटा है तो ये भी तो हो सकता है ना कि डॉटर भी हो। So that mummy papa is having a relationship with what? Daughter and a son, right? तो वही चीज यहां है कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, राइट। उसके साथ दिस इज जेंटलमैन, दिस इज लेडी, राइट। फिर आगे बात करते हैं, दिस इज डॉग एंड अ बिच। बिच ऐसा बोलना नहीं, बट फीमेल डॉग को हम बिच बोलते हैं। और उसी तरीके से लायन एंड लाइनस हम बोलते हैं। भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर मैं हिंदी में कहूं तो वैसा वाला डिफरेंस इज दिस, यानी कि मेल और फीमेल का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार आप देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू वांट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज वी मूव ऑन फर्दर, एनिमल और यंग वन के बीच में मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 पे डॉग और पपी वाला रिलेशन बताया था। उसी तरीके से एक और चीज है कि एनिमल और यंग वंस में क्या कहा जाता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, यू विल बी टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड एज वेल, क्योंकि वहां पर रिलेशन है। अगर आप वुमेन भी यहां लिखते हो तो भी दिस सफाइसेस कि भाई आदमी या औरत लिखने से बच्चे की कंडीशन चेंज नहीं हो जाएगी। अगर लड़का है तो भी चाइल्ड ही है, लड़की है तो भी चाइल्ड ही है। जो डिफरेंस अगर आप बेसिकली मेंटेन करना चाहते हो तो यू विल बी सेइंग मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ मेल, सॉरी अ मैन, तो आप चाइल्ड की बात करोगे। वुमेन तो भी आप चाइल्ड ही बोलोगे। उसी तरीके से काव का जो बच्चा होता है उसको काफ कहा जाता है और लायन का जो बच्चा होता है उसको हम कब कहते हैं। इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। नोट करते जाओ भाई, जो जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं उसको नोट करते जाओ, प्लीज नोट करते जाओ। ठीक, आगे बात करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, यानी कि अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूं कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है। जहां पर अगर मेरे पास एक स्केल है तो मुझे उस स्केल से लेंथ मेजर करनी चाहिए
और अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज वाइस वर्सा, राइट। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक बैलेंस है तो उससे मैं मास मेजर कर सकता हूं या मास निकाल सकता हूं, या फिर अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे बैलेंस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरीके से अगर मुझे किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो डॉक्टर को अगर टेम्परेचर मेजर करना होगा तो उसको जो है थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर सम रिलेशन जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आगे क्वांटिटी और यूनिट के बारे में जो है हम लोगों ने फर्दर ऑन बात करनी है। तो क्वांटिटी और यूनिट्स को भी एक बार फटाफट से नोट कर लो आप, ताकि मैं जो है मतलब बेसिकली मैं इसलिए हटाऊं कि ताकि आप क्वांटिटी और मेजरमेंट्स की भी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए, फिर हम और बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटी और यूनिट्स की बात करता हूं तो मुझे डेफिनेटली पता है जस्ट अ सेक। भाई अगर मैं क्वांटिटी और यूनिट्स की बात करता हूं तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि टाइम जो है उसको हम टाइम को हम मिनट सेकंड या आवर्स में नापते हैं। ऐसा हम तो नहीं कहते, हम कहते हैं कि भाई इतने आवर्स बीत चुके हैं, यानी कि अगर कोई टास्क किसी को दिया जाता है तो ये बताया जाता है कि भाई इतने आवर्स बीत चुके हैं, अब आपको इतने आवर्स जो है स्पेंड करने हैं। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मीटर्स में हम लोग बात करते हैं, और उसी तरीके से अगर मैं पावर की बात करूं तो हम वॉट में बात करते हैं। यहां मैंने आप लोगों को ये बताया था कि WHAT वाला वॉट नहीं आपको इंक्लूड करना, यू हैव टू इंक्लूड दिस WAT वाला वॉट आपको जो है बताना है कि दिस इज वॉट, यानी कि पावर ऑफ, सॉरी यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद वर्ड सिमिलैरिटी के बारे में भी हम लोगों ने कुछ बात करी थी, तब तक आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आई जस्ट बी बैक इन अ मोमेंट। ठीक है, क्या है कि किस तरीके से इनको करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ड सिमिलैरिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड्स की मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड्स की मैचिंग होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक भाई, वर्ड सिमिलैरिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैच अगर कुछ चीज है तो उस मैच के अंदर सिंपल चीज है, या तो विन हुई होगी या लूज हुआ होगा, राइट। तीसरी जो चीज है ड्रॉ, उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है क्योंकि ड्रॉ बहुत कम मैचेस होते हैं, या तो कोई टीम जीती है या दूसरी टीम हारती है। ठीक, आगे अगर मैं बात करता हूं तो बर्ड से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्ड से रिलेटेड क्या चीज होती है। या तो बर्ड उड़ती है यानी कि फ्लाई, अगर बर्ड कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में तो आप फ्लाई को मार्क करेंगे, और अगर विंग्स लिखा हुआ है तो बहुत आप विंग्स को मार्क करेंगे, बशर्ते कि फ्लाई वहां ना लिखा हुआ हो। एंड द अदर थिंग विच आई टोल्ड यू इन दिस एग्जांपल वाज कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि दैट दिस इज फैक्ट्री, अच्छा फैक्टर लिख दिया था कि मैंने इसको, आई एम सॉरी, दिस इज फैक्ट्री, और फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि स्कूल में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि फैक्ट्री का मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना होता है। एंड फैक्ट्री का मेन काम अगर प्रोडक्शन करना होता है तो उस हिसाब से मुझे ये पता होना चाहिए, फैक्ट्री का मेन प्रोडक्शन काम है अगर कि भाई कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी हिसाब से स्कूल में मेन वर्क इज टू बी डन एज व्हाट, ऐसा पता होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी।
And like this is to be kept in mind. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. ठीक है, तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड. चलिए आगे बात कर लेते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अल्फाबेट सिमिलैरिटी क्या होती है. अल्फाबेट सिमिलैरिटी में कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे, जहां मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक पर्टिकुलर वर्ड आपको दिया हुआ है तो उसके एग्जैक्टली सेम वर्ड आप लोगों को दिया हुआ होगा, बट उसमें जो सिमिलैरिटी वो हमें पकड़नी होगी. जैसे मान लीजिए दिस इज थिंग, तो अल्फाबेट सेम है बट उनका ऑर्डर अलग है. क्या है? अल्फाबेट सेम है मगर उनका ऑर्डर जो है, द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट. क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी. ठीक है, मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता हूं तो अल्फाबेट सिमिलैरिटी में अल्फाबेट्स हमेशा सेम होंगे. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि ऑर्डर जो है अल्फाबेट्स का वो चेंज होगा या वो डिफरेंट होगा. क्लियर गाइस? इसको लिख लीजिए. ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को बताया भाई अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट सीरीज एंड रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. आगे बात करते हुए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, जिनसे पहले हमें ये सारी चीजें जो है याद होनी जरूरी है या याद होने चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं. फटाफट से इनको देख लीजिए, फिर हम जो है L2 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. ठीक, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि एक्चुअली क्या करना है आज के चैप्टर में. क्वेश्चन से रिलेटेड बात है, तो फर्दर ऑन मूविंग व्हेन वी विल डिस्कस दीज we'll have the idea about questions as well. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है, तो डायरेक्शन आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो दैट बी वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमाइन कि भाई साहब करना क्या है एक्चुअली. ठीक है बेटा, क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि इंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो फिर विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट,
ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से था कि भाई मून अगर सैटेलाइट से रिलेटेड है तो अर्थ किससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसको हमने बहुत तरीके से आंसर दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि मून इज अ सैटेलाइट, तो इसीलिए उसको सैटेलाइट कहा गया है। तो अर्थ एक्चुअली क्या है ऐसा पूछा हुआ था, तो हमने कहा अर्थ इज अ प्लैनेट जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पर जीवन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया था फॉरकास्ट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी कि अगर फॉरकास्ट की मैं बात करता हूं तो सिर्फ फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से रिग्रेट जो है हम किस चीज पे करते हैं, जो चीज हमने जी ली होती है या जो टाइम हमने जी लिया होता है उस पर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं। यूजुअली ऐसा करना नहीं चाहिए बट हम करते हैं। ठीक, फिर एक डिसीज के बारे में बात हुई, ये कहा गया कि इन्फ्लुएंजा अगर कॉज होता है वायरस की वजह से, तो टाइफॉइड जो है वो किस वजह से क्रिएट होता है या किस वजह से होता है। तो हमने कहा कि भाई बैक्टीरिया की वजह से जो है टाइफॉइड होता है। क्लियर है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफॉइड होता है। बैक्टीरिया की वजह से टाइफॉइड होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। फियर इज टू थ्रेट देन एंगर इज टू वॉट। अगर थ्रेट की वजह से फियर उठता है, यानी कि अगर आपको कोई धमकाता है तो उससे क्या होगा, आपको डर लगने लगेगा। तो उसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एंगर इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रोवोकेशन, यानी कि अगर आपको कोई प्रोवोक करता है तो ही आपको गुस्सा आना चाहिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन था कि भाई मेल्टिंग इज टू लिक्विड देन फ्रीजिंग इज टू व्हाट। तो आपने कहा कि अगर लिक्विड जो है वो मेल्टिंग का प्रोसीजर है, तो आपने कहा कि भाई सॉलिड जो है वो फ्रीज होना चाहिए, राइट, है ना। इसमें हमारे पास कंफ्यूजन क्या था भाई, कंफ्यूजन ये था कि सर आइस भी तो हो सकती है, राइट, आइस हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट लिक्विड और सॉलिड का भी रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि अगर इस वर्ड का इससे रिलेशन है तो इस वर्ड का इससे रिलेशन भी होना चाहिए। दोनों का इंटरनल रिलेशन इज अ नेसेसिटी बट इंटर रिलेशन इज ऑल्सो अ नेसेसिटी, इसीलिए हमने उसको सॉलिड आंसर दिया। फिर हमने बात करी कि भाई क्लॉक जो है हम टाइम देखने के लिए यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर जो है हम किस लिए यूज करते होंगे, तो हमने कहा टेम्परेचर देखने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट और उसका जो है यूज के बारे में एक रिलेशन बताया था इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज लेक्चर नंबर 1। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज लुक इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो व्हिच विल गिव यू द आइडिया कि लेक्चर 1 में यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने क्या किया था। देन मूविंग ऑन फर्दर, एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्लीज डू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, राइट। साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा हुआ है आपसे। क्लियर, ठीक, इंस्ट्रक्शन आ गया था, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया है। उसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं विच इज दिस ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से देख लो यार, क्वेश्चन क्या है कैसे है ये मैं समझा दूंगा डेफिनेटली, मगर उससे पहले यू नीड टू नो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इफ एजी इज रिलेटेड टू आईओ दैट इज केई इज रिलेटेड टू व्हाट। अल्फाबेट सिमिलैरिटी के अंदर हमें जो मेन चीजें याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो क्या इसमें डिफरेंस था,
भाई आप लोगों को सामने सोल्यूशन देख करके पता चल रहा है कि एक्चुअल डिफरेंस जो था वो ये था बॉस कि कुछ नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और डिविएशन क्रिएटेड है जहां पर आप लोगों को यह चीज दिखनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो उससे हमें यह पता चला कि देयर इज समथिंग और द अदर विच इज लिंक्ड, और हमने फिर ये ढूंढ के निकाला बस कि एक्चुअल में ये लिंक था कि नंबर्स में कुछ गैप था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार इसको भी देख लो भाई। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर विच इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब सर्टेन ऑर्डर की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सर्टेन ऑर्डर में मुझे ये पता चलता है कि कुछ अल्फाबेट को कैपिटल में लिखा हुआ है और कुछ अल्फाबेट को जो है आपका स्मॉल में लिखा हुआ है। और अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो रिवर्स और फ्रंट की ऑर्डरिंग की हुई है, राइट। उससे मुझे ये पकड़ में आया कि सर इसमें भी जो है सिमिलैरिटी मुझे समझ में आ गई और मैंने इस क्वेश्चन को भी इजीली कर लेना है सर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कैट इज टू DDY एंड बिग इज टू CLL। यहां पर अगर मैं एक वर्ड देखता हूं तो यहां मुझे कंफ्यूजन होना चाहिए कि DDY क्या है, बट बिग देखता हूं तो मुझे यह है कि यार अगर ऐसा कुछ है तो दैट मींस इस पर्टिकुलर वर्ड से कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया होगा। तो अल्फाबेट सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है कि मुझे पता चला और मैंने देखा कि भाई गैपिंग कितना है, तो 3 और 4, 1 और 4, 20 और 25। तो इसका मतलब 3 और 4 में 1 का गैप, 1 और 4 में 3 का गैप और देन 5 का गैप, तो 1 3 5 का गैप था। उसी गैप को मैंने यहां मेंटेन किया और CLL मेरा जो है आंसर आ गया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल फिर आप लोगों ने देखा और उसमें फिर से एक और अल्फाबेटिकल गैप का डिफरेंस था। फिर हमने कुछ ये इस तरीके का सवाल देखा जहां पर क्रैक वाज एक्चुअली मेड इनटू समथिंग एल्स। ठीक है, उससे हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में बनाया और जनरेशन हम लोगों ने कर लिया। अगेन दैन फिलो इज रिलेटेड टू इतना, तो हमारा जो फाइनल आया आंसर दैट वाज G J M पे, राइट। चैप्टर नंबर 9 का सिमिलैरिटी वाला पार्ट में हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चंस का आइडिया होने के बाद हमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करने हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं बट दे आर नॉट एट ऑल टफ। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि आई की डिसीज के बारे में बात हो रहा है, या डिसीज नहीं कहेंगे, आई डिफेक्ट के बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं। तो आई डिफेक्ट एक्चुअली क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मायोपिया अगर मेरा एक आई डिफेक्ट है, मायोपिया अगर मेरा एक आई डिफेक्ट है तो उसके साथ साथ ठीक, आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक इन बिटवीन, उसके साथ साथ मैं रुक गया था। तो आई के डिफेक्ट के अगर बारे में बात हो रही है तो दैट मींस टीथ में क्या डिफेक्ट हो सकता है उसके बारे में एक बात होनी चाहिए। तो पायरिया इज द डिफेक्ट ऑफ टीथ। आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल कहता है ट्रैक्टर इज रिलेटेड टू ट्रेलर। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि भाई हमने बुलक कार्ट सुना हुआ होगा ना, उसी तरीके से हॉर्स कार्ट होता है, दैट इज आपका घोड़ा गाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। तो दिस कार्ट इज रिलेटेड टू द पीछे वाला ओपन एरिया और एक छोटी सी गाड़ी जिसमें आप जो है सामान लाद के ले जाते हो। आगे बात कर लेते हैं। अगर फ्लावर इज रिलेटेड टू बर्ड देन प्लांट इज रिलेटेड टू सीड। ऐसा भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई बर्ड से फ्लावर बनता है तो सीड से प्लांट बनना चाहिए, फ्लावर से प्लांट नहीं बनता है, राइट। आगे बात कर लेते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया था जिसमें इरेटा इज इक्वल्स टू बुक्स की बात हुई थी, तो फ्लॉज कहां होते हैं ऐसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल देकर के समझाया भी था। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा है भाई तो प्लीज डू विजिट दी L3, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मौजूद है, मिल जाएगा। ब्रीज अगर साइक्लोन से रिलेटेड है तो ड्रिजल जो है वो फ्लड से रिलेटेड है, ऐसा भी मैंने आप लोगों को समझाया था। देन कार इज टू गैरेज एंड मैंगो फ्रूट पोटैटो
वेजिटेबल का कुछ बात हुई थी, और फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई पोटैटो इज अ रूट, इट्स नॉट अ फ्रूट, इट्स नॉट अ फ्लावर, इट्स नॉट अ स्टेम, बट इट इज अ रूट, राइट। चलिए, डॉग इज टू बार्क और गोट इज टू ब्लीट, ऐसा भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर आगे बात करते हैं फूड और स्टमक और फ्यूल और इंजन की कुछ बातें हुई थी। देन मून इज टू सैटेलाइट एंड अर्थ इज टू दिस, ऐसा भी कुछ बात हुई थी। देन फर्दर ऑन बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं तो ये जो है एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारे पास था, जहां पर हम ऐसे कंफ्यूज थे कि सर इसमें तो नंबर ऑफ अल्फाबेट ज्यादा है और इसमें ट्राइबल के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो कम है, तो इसमें क्या करा जाए। भाई इतने अल्फाबेट में जो कोडिंग लग रही है उसको हमने यहां उठा करके चेपा था, तो हमारा आंसर ट्रिलब आ गया था। ट्री लैब जो भी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वो आ गया था। एंड देन फर्दर ऑन मूविंग, यहां पर अगर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम और लगाया तो हमें पता चला कि भाई ऑल्टरनेट लेटर्स को जो है एक साथ लिख दिया गया है, ऑल्टरनेट लेटर्स को जो है एक साथ लिख दिया गया है, और बाकी के जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमने वही किया, ऑल्टरनेट लेटर्स को एक साथ लिखा और बाकी के लेटर्स को जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। दिस समहाउ कंप्लीट्स दिस चैप्टर फॉर अस, है ना। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसके साथ हमारा चैप्टर जो है फाइनली खत्म होता है, एंड वी आर गोइंग टू सून स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच विल बी चैप्टर नंबर 10। क्या होगा क्या नहीं होगा ये डेफिनेटली आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में दिख जाएगा, नहीं कि परसों पता चल जाएगा। तो टिल देन बी विद मी, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using a code AKLIVE. Thank you.